नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज दिन रविवार है, सुबह के 10 बजे हैं और लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम कहानी कुर्सी की में आपका हम स्वागत करते हैं। देखिए, मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं और आज एक फिर अनकही कहानी, कई अनकही कहानियों की श्रृंखला में एक कहानी सुनेंगे। अजीत जी, देखिए, हम चलते हैं 1978, 1978। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। जगजीवन राम का कद कितना बड़ा होता है और बिहार के ही जगजीवन राम, लेकिन अंतर विरोध जनता पार्टी की सरकार में पहले दिन से, क्योंकि अब भानुमति का कुनबा था। बिल्कुल, हाँ, और फिर अंतर विरोध इतना बढ़ता है कि कौन कहां किसको गिराना चाहता है, कौन कहां किसको उठाना चाहता है, पता ही नहीं चलता है। चौधरी चरण सिंह की भूमिका अलग होती है, राजनारायण अलग खेला कर रहे होते हैं, जगजीवन राम का सपना अलग होता है। और जब यह सब खेला चल रहा होता है तो देश में बवंडर मच जाता है। कुछ तस्वीरें मीडिया में, एक टेबलाइड अखबार में सामने लोगों को देखने को मिलती है और वह जगजीवन राम के बेटे की तस्वीर होती है, सुरेश राम की, एक महिला मित्र के साथ अंतरंग अवस्था में। और फिर तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। यह भी एक राजनीतिक साजिश, राजनीतिक षड्यंत्र या सत्ता पाने की नापाक कोशिशों की कहानी है, जिसमें सफलता मिलना और विफलता होना दोनों ही शामिल है। यह कहानी क्या है, आपने विस्तार से उन दिनों को पढ़ा है, आप बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने आज इस आपके राजनीतिक किस्से की कड़ी में जो है ये हम लोग का तीसरा किस्सा है और ये इस देश में सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करने वाला किस्सा। पूरे देश की नजर थी इस बात पर और अलग अलग तरीके से ये कहानी हर जगह कही जाती है कि कैसे बाबू जगजीवन राम के करियर पर फुल स्टॉप लग गया। नहीं तो प्रधानमंत्री होते, बनने जा रहे थे और किस तरह से वो उस तरह की कहानियां उन दिनों राजनीति में नहीं होती थी। निजी हमले नहीं होते थे, उनके बेटे को की करतूतों को मुद्दा बना करके बाप को टारगेट करना, ये अब तो बहुत होने लगा है, लेकिन उस समय के लिए नई बात थी। लेकिन वो कैसे हुआ, वो किस्सा इतना बहुत दिलचस्प है किस्सा और उसमें वो किसी रहस्य रोमांच से भरी फिल्म की तरह का किस्सा है वो। तो उसके पहले कुछ जनता पार्टी के अंदर जो उन दिनों चल रहा था, जो जनता पार्टी का फॉर्मेशन था, वो आपने ठीक कहा कि भानुमति का कुनबा था। हाँ। जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, कहानी सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास से ज्यादा रोमांचक था। बिल्कुल, रहस्य भी था, रोमांच भी था, वायलेंस भी था, बिल्कुल सब कुछ था। तो वो जनता पार्टी का जो गठन हुआ, जो जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम सब ने अपनी अपनी नौकाएं जला दी और एक बड़े जहाज पर सवार हो गए। तो अब अलग अलग नौकाओं वाले लोग एक जहाज पर चढ़े थे, तो वो तो झगड़ा होना था वहाँ। आरएसएस के लोग आए थे, भारतीय जनता जनसंघ के लोग आए थे, उसी में बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, CFD नाम था। वो भी आए थे, उनका भी मर्जर हो गया था जनता पार्टी में। जो लोहियाइट थे, समाजवादी लोग थे, उनका वो लोग तो लीड ही कर रहे थे उसको। तो ये भानुमति का कुनबा था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बनते ही झगड़े शुरू हो गए। जेपी ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, 80 साल के थे वो। जितना जो यूथ ब्रिगेड था, जो लोग लड़ भिड़ करके कांग्रेस से आए थे, उनको लगता था कि भाई ये तो बड़ा हमारे साथ अन्याय हो गया। उसमें चंद्रशेखर जी भी थे, उसमें बाबू जगजीवन राम थे और तमाम बड़े नेता थे, मधु दंडवते हो, मधु लिमये हो, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम लोग थे। तो साजिशें पहले दिन से शुरू हो गई। साजिश शुरू हुई मोरारजी देसाई के खिलाफ। अच्छा, मोरारजी देसाई के खिलाफ। मोरारजी देसाई को रिप्लेस करके और देश के उस समय जो गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह कैसे प्रधानमंत्री बन जाए। और उससे भी पहले मतलब उसके बीज पड़े थे जब राजनारायण को हटाने की कोशिश, हटाया गया, बल्कि सरकार से उनको हटाया गया। तो उन्होंने चोटी बांध ली कि हम उत्तर प्रदेश के आदमी थे, उन्होंने चोटी बांध ली कि हम हटाएंगे मोरारजी देसाई। अच्छा, तो हटाएंगे तो कौन बनेगा? तो चौधरी चरण सिंह बनेंगे। चौधरी चरण सिंह के हनुमान थे राजनारायण। बिल्कुल। तो राजनारायण ने प्रयास शुरू कर दिए हटाने के मोरारजी देसाई को और चौधरी चरण सिंह को बनाने का प्रयास शुरू हो गया साथ के साथ। लेकिन उसमें एक बड़ा हर्डल बाबू जगजीवन राम का था। अगर मोरारजी देसाई हटते हैं तो बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। उनके साथ बहुत सारे लोगों का समर्थन था। उनके साथ जो लोग आए, कांग्रेसी थे, तो उनका कांग्रेस से जो लोग आए थे उन सबका समर्थन था।
और दलित और बड़ा एबल और स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर की छवि थी, जिससे इंदिरा गांधी भी घबराती थी बाबू जगजीवन राम से। प्रतिरक्षा मंत्री देश के रक्षा मंत्री थे। 1971 का वार उनके नेतृत्व में लड़ा था इस देश में, जो सबसे बांग्लादेश का विभाजन, जब इंदिरा गांधी ने भूगोल बदला था, तो उसमें बड़ी भूमिका थी। उसको कोई याद नहीं करता। ये भी बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के एक नेता का इतना बड़ा कद होना चाहिए था। तो वो सारी चीजें थी। और दूसरी बाबू जगजीवन राम की सबसे बड़ी खास बात ज्ञानेश्वर जी ये थी कि वो अनइंटरप्टेड 31 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे केंद्र सरकार में, मंत्री रहे। आज तक कोई किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, 31 साल मंत्री लगातार जी। 1946 में नेहरू की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मंत्री बने थे वो, और 1977 आप जोड़िए 36 साल तक लगातार मंत्री रहे थे। तो ये इससे सब लोग घबराते थे कि इतना एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है उनको, इतना बड़ा कद है उनका, सम्मान से लोग बाबूजी कहते थे, तो उनको कैसे निपटाएं। ये एक अच्छा, वो समय मोरारजी देसाई के खेमे में थे। बिल्कुल। तो राजनारायण को उनको भी डैमेज करना था, चौधरी चरण सिंह को उनको भी डैमेज करना था। तो चौधरी चरण सिंह के जैसे हनुमान है राजनारायण जी, वैसे राजनारायण के 2 हनुमान थे। अच्छा, राजनारायण के भी 2 हनुमान थे। अच्छा, एक को आज पूरा देश जानता है, श्री केसी त्यागी। अच्छा, केसी त्यागी जी। और दूसरे ओमपाल सिंह। केसी त्यागी जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं जी। तो ये हनुमान थे राजनारायण के भी, चौधरी चरण सिंह के। अच्छा, दूसरा नाम आपने बताया? ओमपाल सिंह। अच्छा, ओमपाल सिंह जी। ये 2 लोग थे बहुत क्लोज, चौधरी साहब के भी बहुत क्लोज थे, और राजनारायण के तो बहुत खास थे ही दोनों। तो अब इन लोगों को कहीं से सूचना मिली कि जो सुरेश राम है, जगजीवन राम के बेटे जी, इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की के साथ अफेयर है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ग्रेजुएशन में पढ़ती है, कम उम्र की लड़की है, 23-24 साल 25 साल उम्र की, और सुरेश राम की उम्र उसमें 46 साल थी। अच्छा, सुरेश राम की उम्र 46 साल थी और लड़की थी 24-25 साल की या 23 साल की। हाँ जी। तो ये एक बड़ा बेमेल सा बात थी। और फिर दूसरी खबर ये पता चली कि वेस्टर्न कोर्ट में, जहां आज भी सब लोग आते हैं बिहार, अभी सारे लोग वहीं ठहरे जब बंगला नहीं मिला, वहां एक कमरा ले रखा है सुरेश राम ने जी। वहां वो उनका उस महिला के साथ उनके जो महंगी गाड़ियों का शौक था सुरेश राम के पास, वो भी शौक थे, महंगी गाड़ियों के शौक थे। और उनका जो दूसरा शौक था, जो उनके पिता के करियर के लिए भी घातक हुआ, एक महिला के साथ जो संबंध थे उस युवती के साथ, वो अलग था। उनको एक और शौक था कि वो, उनके पास पोलराइड कैमरा उन दिनों नया नया आया था, जिससे तस्वीरें तुरंत निकलती थी। वो कैमरा था उनके पास, और वो जब अंतरंग संबंधों में होते थे उसके साथ, लड़की के साथ, तो उसकी तस्वीरें खींचते थे। तो तस्वीरें कौन खींचता था? तस्वीरें तो पोलराइड कैमरा से अपने आप तस्वीरें वो सेट करके और निकालते थे। अच्छा, जब अंतरंग संबंध में मतलब होते थे, तब ये तो पागलपन था वही जी। तो ये सूचना भी थी केसी त्यागी और ओमपाल सिंह के पास। ये सूचना की वो रहते हैं वहाँ वेस्टर्न कोर्ट में, जाते हैं इस काम के लिए, और उनके पास वो कैमरा है जिससे वो तस्वीरें निकालते हैं। तो अब ये कोशिश शुरू हुई कि किसी तरह से वो तस्वीर हासिल की जाए। अच्छा, जो तस्वीरें उन्होंने खींची हुई है वो तस्वीर हासिल की जाए। तो उसके लिए ये दोनों उनका पीछा करते थे। अच्छा, सुरेश राम का पीछा शुरू किया केसी त्यागी ने और ओमपाल सिंह जी। ये 21 अगस्त प्रिसाइजली आप कहें 21 अगस्त की 1978 की बात है। उनकी गाड़ी के पीछे इन लोगों की गाड़ी थी। अच्छा, दोनों की गाड़ी थी। और ये वेस्टर्न कोर्ट से निकल के सुरेश राम, उस लड़की जिसका नाम सुषमा चौधरी था, उसको छोड़ने जा रहे थे घर। अच्छा, तो इनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मर्सिडीज कार थी। अच्छा, सुरेश राम की गाड़ी उस जमाने में मर्सिडीज गाड़ी थी उनके पास, और वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई मोहन मिकिन्स के ऑफिस के सामने। अच्छा, मोहन मिकिन्स सब लोग जानते हैं, अपने आप बिल्कुल जानते हैं। उसके ऑफिस का सामने दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक व्यक्ति को ठोकर मार दी इन्होंने, और उस व्यक्ति की तत्काल मौत हो गई मौके पर ही। वो अलग कहानी है, वो कहानी आज तक उस कहानी की चर्चा नहीं होती। वो व्यक्ति मर गया। अच्छा, वो व्यक्ति मर गया। तो घबराए सुरेश राम और वो लड़की दोनों निकल के, और जब घटना हुई तो मोहन मिकिन्स के सामने हुई थी। तो मोहन मिकिन्स के मैनेजर हैं अनिल बाली, उस समय मैनेजर थे अनिल। अच्छा, हाँ। वो निकले, उन्होंने देखा, पहचान लिया कि ये सुरेश राम है। गांधी परिवार भी थे। हाँ, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते थे। और वो मोरारजी देसाई के सेटअप में भी और बाबू जगजीवन राम के सेटअप में भी मोहन मिकिन्स वालों का अच्छी पैठ थी। वो जानते थे। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया, इन दोनों को बिठाया। सुरेश राम ने कहा कि हमको किसी तरह से यहाँ से निकालिए, 2 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और हमको किसी तरह से निकालिए। यहाँ गाड़ी का जो मामला है वो पिताजी देख लेंगे हम। अच्छा, तो गाड़ी डैमेज हुई है, कोई आदमी मरे। वो लड़की भी किसी पुलिस वाले की कुछ लगती थी रिश्ते में शायद। हाँ, तो वो कहानी भी ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई। तो वो फिर उनका जिम्मा हुआ कि निकालिए वहां से। हाँ, निकाल लीजिए सुरेश राम को, और उस लड़की को वहां से। गाड़ी का मामला जो है वो बाद में देख लिया जाए।
तो इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने अपनी गाड़ी दी, गाड़ी से भेज करके इनको गाड़ी में बिठा करके भेज दिया कि आप चले जाइए, अपने घर चले जाइए। चले गए। तो अनिल बाली या मोहन मिकिन्स के घर, वहाँ के आसपास का ये घटनाक्रम समाप्त हो गया। अब उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। ये कहानी इन्होंने सुनाई थी जो अनिल बाली को सुरेश राम ने, बिल्कुल उससे उलट कहानी जा करके उन्होंने ये दरियागंज या यहीं किसी पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया। वहां दूसरी कहानी उन्होंने सुनाई। अच्छा। वहां उन्होंने कहा कि 20 तारीख को हमको किडनैप कर लिया गया। सुरेश राम ने कहा कि 20 अगस्त को, अच्छा, हाँ, जगजीवन राम के बेटे कह रहे हैं कि किडनैप कर लिया गया था और हम 24 घंटे से ज्यादा हम किडनैपर्स के कब्जे में थे। अच्छा। अब सोचिए, देश के रक्षा मंत्री का बेटा अगर किडनैप हो जाए और 24 घंटे लापता रहे तो बिल्कुल कैसी हलचल मच जाएगा। ऐसा तो कुछ में नहीं था। लेकिन FIR में यह लिखा गया कि केसी त्यागी और ओमपाल सिंह ने किडनैप कर लिया हमको। अच्छा, केसी त्यागी और ओमपाल सिंह का नाम किडनैप कर लिया। हाँ, किडनैप करके रखा और एक लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मेरी तस्वीरें खींची। अच्छा, ये आरोपी मत दिया गया। हाँ, क्योंकि वो तो तस्वीरें मर्सिडीज की डिक्की से उनके गायब हो गई थी। मर्सिडीज के डैशबोर्ड में तस्वीरें थी। वो तस्वीर निकाली थी अनिल बाली ने। वो तस्वीर उन लोगों के हाथ नहीं लगी थी, केसी त्यागी और ओमपाल सिंह के हाथ नहीं लगी थी। लेकिन मुकदमा जो हुआ उसमें इन्होंने दूसरी कहानी बताई कि हम किडनैप हो गए थे और एक लड़की के साथ हमको बेहोश कर दिया गया। अच्छा। और बेहोश करके एक लड़की के साथ मेरी आपत्तिजनक तस्वीरें निकाली गई है, जो पहले से अपनी तरफ से एक होता है जो अपना बचाव में पहले कोई एक पहल करके कदम लेना। ये मुकदमा बहुत बचकाना तर्क था कि आप देश के रक्षा मंत्री के बेटे हैं। तो वो चला भी नहीं। बाद में दोनों को बहुत जल्दी जमानत मिल गई, दोनों छूट भी गए, केसी त्यागी और ओमपाल सिंह। अच्छा, ये दोनों जेल भी गए तो उनको जमानत भी मिल गई। तो लेकिन असली कहानी फिर वो ट्विस्ट तो हो गया। वहां FIR उसने अलग लिखा दी। वो जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें अनिल बाली के पास में। तो अनिल बाली वो तस्वीर लेकर के सीधे राजनारायण के यहाँ गए। अच्छा। उनको कहानी का पता था क्योंकि बता दिया इन्होंने ही कि कौन लोग पीछा कर रहे हैं। बिल्कुल। वो तस्वीरें पहुंच गई राजनारायण के पास। राजनारायण ने तस्वीरें देखी और उनकी बाँछें खिल गई। हाँ, वो तो ठीक है। वो तो जैसा श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में लिखा है कि शरीर में जहां भी होती वो बाँछें उनकी वो खिल गई। वो बड़े उत्साहित हो गए तस्वीरों को देख करके। कोई 35-36 या उससे ज्यादा ही तस्वीरें थी। अच्छा, 35-36 तस्वीरें थी। हाँ, या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वो तस्वीरें उनके पास आ गई। अब उन्होंने जो है और अब उस पर अब उनको प्लानिंग करने लगे कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल करना है। अब उसमें क्या, बाबू जगजीवन राम ने कोशिश की राजनारायण को मिल करके समझाने की। अच्छा। हाँ, राजनारायण से मिलने गए जगजीवन राम, तस्वीर लेकर। तस्वीरें तो राजनारायण के पास थी। बाबू जी जगजीवन राम आए मिलने। अच्छा, जगजीवन राम गए राजनारायण से मिलने। जी। जब उनको पता चली ये बात की ये तस्वीरें हैं और इस तरह का मामला है तो वो गए मिलने। जी। उन्होंने, अब राजनारायण का दावा था ये बाद में कि वो हमारे पास बहुत रोए। अच्छा, वो रोए या नहीं रोए, क्योंकि मीटिंग बंद कमरे में हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत रोए और उन्होंने हमको कहा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाओ तुम। अच्छा। हाँ, तुम जो कहो हम कर देते हैं। तुम चाहो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं। राजनारायण का कहना था कि बाबू जगजीवन राम ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, तुम जिसको चाहो मंत्री बनवा लो, जो मंत्रालय चाहे उसको ले लो, तुम हम सब करने को तैयार हैं, वो तस्वीरें दे दो। लेकिन वो राजनारायण बिल्कुल, तो राजनारायण तो माने उन्हें तो दूसरा ही संकल्प किया हुआ था, उन्होंने तस्वीरें नहीं दी। और बहुत रुआसे होकर के बाबू जगजीवन राम वहां से निकले और घर चले गए। और तब वहां जो 2-1 लोग थे उनके सामने राजनारायण ने बड़ा पुलकित होकर के कहा कि आज ये बच्चू काबू में आए। अच्छा, आज ये बच्चू काबू में आए। हाँ। आज ये बच्चू काबू में आए। हाँ। ये बात कही उन्होंने। और फिर उन तस्वीरों में से उन्होंने कुछ तस्वीरें छांटी और 20-25 तस्वीरें उन्होंने दी अनिल बाली को। अच्छा। कि ये लेके जाओ संजय गांधी के पास। संजय गांधी के पास। अच्छा। हाँ। वो तस्वीरें लेकर के वो संजय गांधी के यहाँ गए। रात के 1 बज गए। रात के 1 बजे। अच्छा। राजनारायण ने कहा कि इसी समय जगा के तस्वीरें दो। अच्छा, संजय गांधी को जगाओ इसी वक्त और तस्वीरें दो। एक सफदरजंग रोड गए वो जी, वो मिलिंगडन क्रिसेंट जहाँ भी थे वो, वहाँ जा करके उनको जगाया गया। संजय गांधी बड़ा गुस्से में जग के आए। रात के 1 बज रहे थे और इन्होंने तस्वीरें रख दी उनके हाथ में। तो तस्वीर देखा संजय गांधी ने और देख करके इतना भड़के, इतना नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम ये पोर्नोग्राफी दिखाने ले आए, वो नंगी तस्वीरें दिखाने के लिए तुमने 1 बजे रात को जगाया हमको। जी।
तो इन्होंने कहा फिर अनिल बाली ने कि ये जो पुरुष है ये सुरेश राम है, जगजीवन राम के बेटे, जगजीवन राम के बेटे हैं। तो सारी तंद्रा भंग हो गई, सारा जो नींद थी उड़ गई उनकी, और उसी समय लेकर के तस्वीर भीतर भागे संजय गांधी, और उन्होंने जाकर के इंदिरा गांधी को जगाया। अच्छा, इंदिरा गांधी को जगाया जी। इंदिरा गांधी जगी और वो बाहर आई। तो ये किस्सा भी लिखा है नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में कि वो टोपी पहनी हुई थी। ये बड़ा स्पेसिफिक ये है कि वो टोपी पहनी हुई थी, सर ढका हुआ था उन्होंने। वो आई और उन्होंने तस्वीरें देखी, उनके हाथ में वो तस्वीरें थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसके बारे में किस किस को जानकारी है। तो बताया गया कि राजनारायण जी के ने दिया है और वो केसी त्यागी और ओमपाल सिंह को पता है इस बारे में। तो देखिए, इंदिरा गांधी ने उस समय कहा कि उन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। अच्छा, केसी त्यागी और ओमपाल सिंह दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, क्योंकि ये तो इतना बड़ा घटनाक्रम था। कोई आदमी जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने के उसमें लगे हुए, तो कुछ भी हो सकता था नहीं तस्वीरों को लेकिन लेने वो तो विपक्ष में थी, कैसे सुरक्षा कर सकते? मतलब अपने लोगों को लगाओ, किसी तरह से उनको कहीं छिपाओ, कुछ भी सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो भी अपना तरीका होता है। लेकिन उनको ये आशंका हो गई कि भाई ये तो विस्फोटक तस्वीरें हैं। बिल्कुल। इसके अगले दिन से ये घटनाक्रम है 22 अगस्त हो गया सुबह। तो अगले दिन से कोशिश शुरू हुई मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तस्वीर को छपवाने, इस पर नैरेटिव बिल्ड करने का। और दूसरी तरफ से बाबू जगजीवन राम की कोशिश शुरू हो गई कि इसको दबा दिया जाए, किसी तरह से ये मामला रफा दफा हो जाए। दोनों तरफ से कोशिशें चलने लगी, तस्वीरें पहुंचाई जाने लगी। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था देश के रक्षा मंत्री के बेटे के खिलाफ या रक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह की कोई चीज आप छापे। फिर भी इंडियन एक्सप्रेस में कहानी छपी। अच्छा, हाँ, वो तस्वीरें नहीं छपी, कहानी छपी जो सईद नकवी ने लिखी। लेकिन वो तुरंत वो फिजल आउट हो गया, क्योंकि जो मालिक थे इंडियन एक्सप्रेस के, रामनाथ गोयल का, वो खिलाफ थे इसके राजनारायण के और चौधरी चरण सिंह के। अच्छा। वो इस मतलब जगजीवन राम की मदद करना चाहते थे और उन्होंने मदद की भी। उन्होंने नहीं, आगे स्टोरी नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने समझाया कि इस राजनारायण को सबक सिखाना है, उनका ये उनका ओपिनियन ये था। हाँ, कि ये बदमाशी हो रही है। और ये बड़ा इथिकल भी बात है कि आप किसी के बेटे की करतूत के लिए किसी उतने बड़े नेता को करें, तो ये ठीक नहीं हो रहा था उस समय। लेकिन अब वो तो राजनीति है, इसमें जंग की तरह सब जायज होता है। तो वो कोशिश हो रही थी उधर। और दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम ने अपनी कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह से इसको दबाया जाए। अपने कोर ग्रुप में भी लोगों को नहीं कह सकते थे, कैसे? क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सब बनना चाहते थे प्रधानमंत्री। तो उन्होंने एक जिस नेता को चुना, जिस व्यक्ति को चुना इस मामले के मैनेजमेंट के लिए, उनका नाम था कृष्णकांत। अच्छा। जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति हुए, बड़े समाजवादी। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति हुए बाद में। तो वो रहते थे उसी लुटियंस की दिल्ली में, टेलीफोन लेन में या कहीं उनका घर था। तो सुबह 22 अगस्त को ही शायद 78 उनको फोन आया कृष्णकांत को कि, और फोन पर ही वो दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम थे, उनके घर के लोग जान के, बाद में उनके बेटे रश्मिकांत ने कई लोगों को ये कहानी बताई, कृष्णकांत जी के बेटे रश्मिकांत। तो उन्होंने कहा, फोन पर ही रश्मिकांत ने बताया कि लोग समझ गए कि आगे किसी बड़े ही व्यक्ति से बात हो रही है, जिस तरह से उनके पिता बात कर रहे थे कृष्णकांत। तो फोन रखने के बाद कृष्णकांत जी ने फोन रखने के बाद जो कहा, वो बड़ा मार्के की लाइन है। जो आज भी नेताओं को समझना चाहिए इस बात को, और नेताओं के बच्चों को भी समझना चाहिए है। कृष्णकांत जी ने कहा कि आज एक और बेटे ने अपने बाप का कैरियर चौपट कर दिया। अच्छा, ये बात आज एक और बेटे ने अपने बाप का कैरियर चौपट कर दिया जी। ये उनके शब्द थे। फिर वो एक गाड़ी आई और उसमें बैठ करके वो गए जगजीवन राम के यहाँ। जाते रहते थे। जगजीवन राम जी बड़ा भरोसा करते थे कृष्णकांत जी पर, और वो बड़े गांधीवादी मूल्यों के समाजवादी थे कृष्णकांत जी। उनको भरोसा इसलिए करते थे क्योंकि वो सारी बातें उनसे शेयर करते थे। बिल्कुल। और ये पहले भी इमरजेंसी के टाइम में भी रश्मिकांत जी ने बताया हुआ है कि कई बार रात को, आधी रात को गाड़ी आती थी और उस गाड़ी में बैठ करके और जाते थे लोग। इमरजेंसी थी, इसके बावजूद ऐसा कोई भय नहीं था, मतलब कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी कि पकड़ लिया जाए, फिर भी छिप छिपा करके मुंह ढक के जाने का एक रिवाज बन गया था। और 6 कृष्ण मेनन मार्ग में रहते थे बाबू जगजीवन राम। 6 कृष्ण मेनन मार्ग बहुत चर्चित जगह है। अभी वहीं 6A में अमित शाह जी रहते हैं, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी रहते, तो उसके बगल में चीफ जस्टिस का भी बंगला है कृष्ण मेनन मार्ग पर ही। तो 6 कृष्ण मेनन मार्ग में रहते थे बाबू जगजीवन राम। तो ये लेकर के गए वहाँ कृष्णकांत को, उनकी गाड़ी है, कृष्णकांत जी को लेकर के गई वहाँ। उन्होंने अपनी गांधी टोपी पहनते थे जगजीवन राम, उन्होंने निकाल करके उनके चरणों में। अच्छा, कृष्णकांत जी के चरणों बचा लो, आप रक्षा करिए। अच्छा, अब उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पीछे हो गया। अब इज्जत प्रतिष्ठा बचाने की बात आ गई, बचा लीजिए। कृष्णकांत जी के पहले हमने कहा वो बड़े गांधीवादी मूल्यों के समाजवादी थे और भरोसे के आदमी थे।
उन्होंने कोशिशें शुरू की। सब जगह उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, जहाँ भी जिसको वो फ़ोन कर सकते थे उन्होंने फ़ोन किया, लोगों को समझाया कि ये अगर आप अच्छी राजनीति, सच्ची राजनीति क्या होती है और इस तरह की ठीक राजनीति क्या होती है, तो ये समझाया उन्होंने। तो ये उनके समझाने का असर हुआ और ये अभियान कई दिन तक चलता रहा। दूसरी तरफ से कोशिशें जो होती रही वो कामयाब नहीं, और मुख्य धारा की किसी मीडिया में ये खबर नहीं आई, न तस्वीरें आई, न इसकी खबर जो एक बार आ गई थी वो आ गई। जब संजय गांधी निराश हो गए कि भाई अब मेन स्ट्रीम के मीडिया में, एक तो वो अपोजिशन में भी थे और इधर सरकार थी, तब उन्होंने फिर एक सूर्या मैगजीन आती, जो टैबलाइड आपने कहा, वो सूर्या मैगजीन आती थी जिसको मेनका गांधी निकालती थी, वो संपादक थी उसकी। उस मैगजीन में एक 2 पेज का स्प्रेड छपा जिसमें वो तस्वीरें छपी सारी, बिल्कुल जी, और द रियल स्टोरी उसकी हेडिंग थी। अच्छा, द रियल स्टोरी। बताइए, आप पत्रकार हैं, 40 साल से, इतने वर्षों से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं जी, इसमें क्या रियल स्टोरी? हाँ, ये क्या रियल स्टोरी नहीं थी, लेकिन वो रियल स्टोरी कह के उसको, ये तस्वीरें थी, हाँ तस्वीरें थी जो 2 बालिग लोगों की तस्वीरें थी, तो वो छप गया, वो छपी। उसमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे लोग कि इससे हंगामा मच जाए पूरे देश में, वो नहीं हुआ। लोगों ने दिलचस्पी ली, चटखारे लेकर के तस्वीरें देखी, चर्चा हुई, थोड़ी शर्मिंदगी हुई पूरे परिवार के लिए, बाबूजी जगजीवन राम के परिवार के लिए। लेकिन जो राजनीतिक आप चाहते थे, डिजायर जो राजनीति जो करना चाहते थे, वो नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया। बाबू जगजीवन राम फिर भी अपनी पोजीशन पर बने रहे, वो जनता पार्टी में उनका जो महत्व था, जो स्थान था, वो बना रहा, क्योंकि मुरारजी देसाई भी तो समझ ही रहे थे कि किस खेल के तहत ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कहीं सुरेश राम का आपने किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, सुरेश राम कहाँ चले गए, और एक दाग तो जो लगना था लग ही गया। तो लेकिन कृष्णकांत जी अपने प्रयास में सफल हो गए। उसमें आर्यन जी ने, जो रामनाथ गोयनका जो थे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, उन्होंने भी एक भूमिका निभाई। तो राजनारायण शांत बैठ गए? नहीं, शांत नहीं बैठे ना, और दूसरे अभियान तो चल नहीं रहे थे। अच्छा, हाँ। और वो एक अलग इतना दिलचस्प किस्सा है। सोचें कि जिस राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया 1977 के चुनाव में, 1977 के चुनाव में, बड़ा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते चुनाव हारी थी। उनके साथ किस तरह से संबंध शुरू हुए होंगे इंदिरा गांधी के? अच्छा भाई, संबंध तो शुरू हुए ना, बिल्कुल। अभी तो उन्होंने फोटो भेजी। तो ये बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया, जब उनके खिलाफ साजिश हुई, जब उनको हटाया गया, तो लोगों ने कहा इंदिरा गांधी को कि अब समय है कि अब आप पैचअप कर लीजिए, आप राजनारायण के साथ संबंध बेहतर करिए। अच्छा। क्योंकि उसकी सरकार गिरानी है मोरारजी देसाई की, तो उसमें सबसे कारगर आदमी यही हो। तो फिर मुलाकातें शुरू हुई। पहले संजय गांधी की मुलाकात हुई, फिर उनकी मुलाकात शुरू हुई, और पूसा रोड में जो मोहन मिकिन्स वालों का बंगला था इधर दिल्ली में, राजेंद्र नगर में, उस पूसा रोड के उस बंगले में मुलाकातें होती। तो धीरे धीरे, अब शुरू में तो बिल्कुल अविश्वास था, कोई विश्वास नहीं बनता था इन लोगों का, लेकिन वो धीरे धीरे विश्वास बना, और ये लगा कि इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनारायण का, इनका सिर्फ इंटरेस्ट है कि मोरारजी देसाई हटे और चौधरी चरण सिंह को किसी तरह से प्रधानमंत्री बनाया जाए। चलिए, तो देखिए, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने भी, तो यह कहानी भी अलग है। तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। कुर्सी कहानी, माफ कीजिएगा, कहानी कुर्सी की। यह अगला एपिसोड आप अगले संडे को सुबह 10 बजे देख पाएंगे। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।